हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एड्यूटैप। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद यही है कि सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो गाइज दिस इज आवर फटाफट सीरीज फॉर यूपीएससी ईपीएफओ। अगर आपने ईओ एओ एग्जाम देना है या ईपीएफसी एग्जाम देना है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो इस फटाफट सीरीज के अंदर बेसिकली जो लेक्चर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन कोड ऑन वेजेस। इसका पार्ट 1 रहेगा। इसके अंदर अराउंड 10 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एंड एड्यूटैप के साथ अब आप अपने जुड़ जाना है जब आप अपनी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज रिजल्ट बोलता है, ठीक है। 116 सिलेक्शंस हुए थे 2021 के अंदर। सो डेफिनेटली स्टे कनेक्टेड एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको भी सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की वीडियो के अपडेट्स आपके पास रेगुलरली आते रहें। अब ज्यादा समय ना निकालते हुए हम सब सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो ये रहा आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, सिर्फ यूपीएससी की मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, आधा काम आपका तब हो जाता है जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन से एक्ट को सब्ज्यूम या रिपील किया गया है विद द एनैक्टमेंट ऑफ कोड ऑन वेजेस 2019? तो कोड ऑन वेजेस के आ जाने से कौन सा एक्ट रिपील हो जाएगा या सब्ज्यूम उसके अंदर हो जाएगा बेसिकली। ओके, देखो जितने भी आपके ये 4 कोड्स बने हैं, इन 4 कोड्स का एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे आउटडेटेड लॉज चल रहे हैं, ठीक है, जो टाइम के साथ अब रेलिवेंट नहीं रहे हैं, तो उनको हम एक सिंगल कोड के अंदर सब्ज्यूम कर सकें। यही एक एजेंडा है। सो बेसिकली ये चारों कोड्स के आपको लॉज पता होने चाहिए जो जो उसके अंदर सब्ज्यूम या रिपील हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आने के काफी हाई चांसेस हैं। तो कोड ऑन वेजेस का पूछा गया है यहां पर। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है ऑप्शन में, बी है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, सी है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 या डी है ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ना कई बार बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल ही गेस वर्क करके आ जाते हैं कि यार ये तीनों वेजेस से रिलेटेड है या बोनस से रिलेटेड है तो ऑल ऑफ द अबव डाल दो। ऐसा हिट एंड ट्रायल मेथड आपने फॉलो नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर 100% श्योर हो तभी उसको आंसर करना है। यहां पर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस अब आप मेरे साथ कर रहे हो ना, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, तो जितने भी आप मेरे साथ कर रहे हो क्वेश्चंस, क्वेश्चन एक बार मैंने आपको दिखा दिया, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, ये देखो कि आपको कितना अभी तक आता है, ठीक है, कितना आपको और कवर करने की जरूरत है, ठीक है। और जब क्वेश्चंस ठीक होंगे ना तो एक कॉन्फिडेंस भी आपको मिलेगा। तो दोनों चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलो, तो दोस्तों ये एक्ट्स आपके सब्ज्यूम हुए हैं। आपके टोटल 4 एक्ट्स इसके अंदर सब्ज्यूम हुए हैं, जिसमें आपका इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये सब्ज्यूम किए गए हैं। ओके, अच्छा, ये जितने भी एक्ट्स हैं ना, इनकी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी याद रख सको तो रखने की कोशिश करना। जैसे क्रोनोलॉजी अगर वो पूछ लेता है कि इन एक्ट्स को क्रोनोलॉजी में अरेंज करो, तो क्रोनोलॉजी क्या होगी? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट सबसे पहले आ गया, नंबर 2 पे आएगा मिनिमम वेजेस एक्ट, उसके बाद नंबर 3 पे आएगा आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और फिर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो ये एक क्रोनोलॉजी भी आपने याद करनी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन वेजेस एज पर द कोड ऑन वेजेस 2019? वेजेस की जो डेफिनेशन है, जो कोड ने वेजेस की डेफिनेशन दी है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? नंबर 1 बेसिक पे, नंबर 2 डियरनेस अलाउंस, नंबर 3 रिटेनिंग अलाउंस। इसमें से क्या वेजेस का पार्ट रहेगा? अब ये डेफिनेटली वो क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर आप तुक्केबाजी कर दो, ठीक है। अगर पढ़ा हुआ है कोड को तभी इसको आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? अच्छा, ये करेक्ट इनकरेक्ट का बहुत ज्यादा ध्यान देना भैया यूपीएससी के अंदर। ये एक ऐसी चीज है जहां पर यूपीएससी बहुत ज्यादा खेलता है, और ये खेल उन्हीं बच्चों को तंग करता है जो बेसिकली सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो पढ़ करके गए होते हैं, बस थोड़े से ध्यान की कमी की वजह से वर्ड मिस हो जाता है। अगर यहां पर करेक्ट का इनकरेक्ट लिख देगा तो आंसर बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। दो चीजें हो सकती हैं, या नॉट करेक्ट भी लिख सकता है वो। तो ये चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है एमसीक्यूज को करते हुए। जैसे ही पेपर मिलता है, क्वेश्चन को रीड करके ये करेक्ट या इनकरेक्ट वाला जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन या सर्कल कर लिया करो, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? यहां पर आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1 2 एंड 3। ये करेक्ट आंसर होगा 1 2 एंड 3। ये तीनों जो है वो वेजेस का पार्ट बनते हैं। तो वेजेस की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार।
तो वेजेस बेसिकली रेम्यूनरेशन, अब ये आप इसको सैलरी की फॉर्म में कह लो, अलाउंसेस की फॉर्म में कह लो, बेसिकली मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए वेजेस। अब वेजेस के अंदर सबसे पहले तो आपकी बेसिक पे आ जाती है, ठीक है, जो आपका बेस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कोई बोल दे जी हाँ जी आपका 15,000 रुपए बेस पे है, ओके, उसके ऊपर ऐड होता है आपका डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस बेसिकली क्यों अनाउंस किया जाता है? इन्फ्लेशन से डील करने के लिए, ठीक है। ये डियरनेस अलाउंस आपके बेसिक पे के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका रिटेनिंग अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है? वो आपके पास कोई इंप्लॉय काम कर रहा है, अब उस इंप्लॉय को आपके कॉम्पिटिटर से भी ऑफर्स आ रहे हैं कि हाँ भाई तू इसका काम छोड़ दे, तेरी 15,000 रुपए बेस पे है, मैं 20,000 कर दूंगा या मैं 25,000 कर दूंगा। लेकिन आप जानते हो कि हाँ यार ये इंप्लॉय मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, इसकी मेरे को जरूरत है, तो आप क्या बोल करते हो? आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा अलाउंस देते हो एज अ रिटेनिंग अलाउंस कि भाई ताकि वो कॉम्पिटिटर के पास ना भागे, तो वो भी आपके वेजेस का पार्ट बन जाएगा, ओके। तो बेसिक पे डीए और रिटेनिंग अलाउंस याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कोड ऑन वेजेस विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय? इनमें से क्या एम्प्लॉय के वेजेस का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए हाउस रेंट अलाउंस, ऑप्शन बी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, ऑप्शन सी कन्वेयंस अलाउंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब दोनों क्वेश्चंस के अंदर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस क्या है? देखो उसमें पूछा था क्या पार्ट है, यहां पे क्या पूछा है? क्या पार्ट नहीं है। समझ रहे हो? क्या पार्ट है क्या पार्ट नहीं है। तो यहां पर आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जैसे हमने देखा कि पार्ट क्या है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या इंप्लॉय की वेजेस के अंदर काउंट नहीं होगा। जो उसको पैसे मिल रहे हैं इंप्लॉयर से, उसको उस चीज के पैसे मिल रहे हैं पर वो उसके वेजेस में काउंट नहीं हो रहा, वो क्या हो गया? सबसे पहले तो देखो जी, कोई भी बोनस अगर इंप्लॉय को मिल रहा है तो वो उसके वेजेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। हाउस एकोमोडेशन के लिए उसको कोई पैसा मिल रहा है, या इंप्लॉयर अपने खर्चे पे उसको लाइट वाटर या मेडिकल सर्विसेज कोई सप्लाई कर रहा है, तो वो भी उसकी वेजेस के अंदर ऐड नहीं होंगे, क्योंकि वेजेस के अंदर ऐड करने का मतलब उसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस इंप्लॉयर के ऊपर आएंगे जब वो प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा, है ना, इसीलिए इसको वेजेस में रखा नहीं जाता। इंप्लॉयर कोई भी पैसा जो प्रोविडेंट फंड पे डाल रहा है वो भी इंप्लॉयर की वेजेस, इंप्लॉय की वेजेस में काउंट नहीं होता। कन्वेयंस अलाउंस अगर इंप्लॉय को कोई दिया जा रहा है, जैसे कि ट्रैवलिंग कंसेशन उसको दिया जा रहा है ऑफिस से अप एंड डाउन करने के लिए, वो भी उसकी वेजेस का पार्ट नहीं है। उसके बाद जी कोई हाउस रेंट अलाउंस अगर उसको मिल रहा है वो उसकी वेजेस का पार्ट नहीं होगा। कोई भी सम इंप्लॉयर को दिया जा रहा है एज अ स्पेशल एक्सपेंस, ठीक है, इंप्लॉयमेंट के टाइम पर कुछ लंच का खर्चा हो गया, कुछ डिनर का खर्चा हो गया, तो वो भी वेजेस का पार्ट नहीं होगा। ओवर टाइम का जो पैसा इंप्लॉय को मिलेगा वो भी वेजेस का पार्ट नहीं है, ओके। कोई अवार्ड या कोई सेटलमेंट के अंदर इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को कुछ कंपेंसेशन दिया तो वो कंपेंसेशन भी वेजेस का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद जी एनी कमीशन, सेल के ऊपर कोई कमीशन है या प्रॉफिट के ऊपर कोई कमीशन दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, वो उसकी वेजेस का पार्ट नहीं होगा। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे जो ग्रेच्युटी दी जा रही है वो भी वेजेस का पार्ट नहीं है। जब इंप्लॉय को रिट्रेंच किया जाता है, निकाला जाता है या वो रिटायर हो रहा है, तो अगर उसको कोई कंपनसेशन या बेनिफिट दिया जा रहा है वो भी उसके वेजेस का पार्ट नहीं है। सो ऑल दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द डेफिनेशन ऑफ वेजेस एज पर द कोड ऑन वेजेस। ये याद रखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। शॉर्ट में आप नोट बना लो, ग्रेच्युटी, ठीक है, इस तरीके से नोट बनता है दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए कि याद करने के लिए कैसे नोट बनता है, ठीक है। कमीशन, HRA, इस तरीके से डेफिनेटली आप नोट अपना क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कोड ऑन वेजेस व्हाट परसेंटेज ऑफ वेजेस पेड इन काइंड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय? ओके जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ वेजेस पेड इन काइंड, एक तरीके से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काइंड में कितना वेजेस पे करना अलाउड है, ठीक है। काइंड के अंदर, काइंड बेसिकली क्या हो गया? फॉर एग्जांपल इंप्लॉयर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो हर मंथ इंप्लॉय को जरूरत होती है उन गुड्स की, वो मार्केट से परचेज करेगा। उससे अच्छा इंप्लॉयर उसको क्या बोलता है, यार मैं तेरे को मार्केट से परचेज करने की तुझे जरूरत नहीं है, मैं तुझे तेरी सैलरी की जगह थोड़े से ये गुड्स दे दूंगा, ठीक है, एक तरीके से इन गुड्स का खर्चा मैं तेरी सैलरी में से काट लूंगा, ओके। तो एक तरीके से क्या हो गया? वेजेस इन काइंड हो गया। तो मैक्सिमम कितना आप काइंड में वेजेस पे कर सकते हो? अब फॉर एग्जांपल किसी इंप्लॉय की अगर 100 रुपए मंथली वेज है, तो इसमें से कितना आप काइंड के अंदर, इंप्लॉयर कितना काइंड के अंदर पे कर सकता है? ऑप्शन ए 15%, बी 25%, सी 35% या डी 50%। अब यहां पर क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन ए 15%, यानी कि 100 रुपए की वेज में से 15 रुपए जो है वो इंप्लॉयर काइंड में पे कर सकता है कि हाँ भाई इतने के गुड्स दे दिए। समझ आ रहा है दोस्तों, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होता है इसके अंदर क्या क्या आता है। ऑप्शन ए कहता है कि इंप्लॉयर इंप्लॉयर का डिस्प्यूट, बी कहता है इंप्लॉयर वर्कर का डिस्प्यूट, सी कहता है वर्कर वर्कर का डिस्प्यूट, डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। अब जिसने कोड पढ़ा होगा वो तो कहेगा यार ये क्या बेकार क्वेश्चन पूछ लिया, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इतनी पढ़ाई करी थी क्या। बट जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है, जिसने पढ़ाई नहीं करी है, उसके लिए बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन क्या है, जनरल परसेप्शन के ऊपर अगर मैं जाऊं ना, एक आम आदमी से पूछूं, लॉ के स्टूडेंट से नहीं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के स्टूडेंट से नहीं, मैं अगर एक कॉमन मैन से पूछूं, मैं उसको कहूं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, तो वो क्या बोलेगा कि डिस्प्यूट जो इंप्लॉयर और वर्कर के बीच में हो रहा है। ठीक है, जनरल डेफिनेशन तो आम आदमी को यही पता है, लेकिन हम एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ जानते हैं कि नहीं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर ये तीनों आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। तो डिस्प्यूट इंप्लॉयर इंप्लॉयर के बीच में भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ओनर के बीच में कोई डिस्प्यूट है, एक इंप्लॉयर और एक वर्कर के बीच में डिस्प्यूट, एक वर्कर का दूसरे वर्कर के साथ डिस्प्यूट, तो ये तीनों आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं दोस्तों। ठीक है, सिर्फ इंप्लॉयर और वर्कर वाला नहीं आएगा। ओके, ऑलराइट। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन ये है आपकी, एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन इंप्लॉयर एंड इंप्लॉयर्स और बिटवीन इंप्लॉयर एंड वर्कर्स और बिटवीन वर्कर एंड वर्कर। ओके, जो अब इंप्लॉयमेंट से कनेक्टेड हो या नॉन इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड हो या टर्म्स ऑफ इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड हो। ओके, इंडिविजुअल वर्कर और इंप्लॉयर के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है ना। अब इंडिविजुअल वर्कर और इंप्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट किस चीज से रिलेटेड होगा, उसको अगर नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया या रिट्रेंच कर दिया है ना। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे आएंगे फटाफट से। वेज पीरियड फॉर टाइम वर्क फॉर कैलकुलेटिंग मिनिमम वेजेस कैन बी। मिनिमम वेजेस क्या होता है कि कम से कम आपको इतनी वेज मिलेगी। ठीक है, तो मिनिमम वेजेस, कोड ऑन वेजेस कहता है कि किसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे, आर्ली बेसिस पे मिनिमम वेज कैलकुलेट होगी, डेली की मिनिमम वेज कैलकुलेट होगी, या मंथली की मिनिमम वेज कैलकुलेट होगी, या तीनों की हो सकती है। ठीक है, कि भाई रोज का कम से कम फॉर एग्जांपल 100 रुपए देना है, या हर घंटे का कम से कम 50 रुपए देना है, या एक महीने का कम से कम 1000 रुपए देना है, किसके ऊपर डिसाइड होगा वेज पीरियड, किसके ऊपर मिनिमम वेज सेट होगी। तो यहां पर भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मिनिमम वेज सरकार आर्ली बेसिस पे भी करेगी, डेली बेसिस पे भी करेगी, मंथली बेसिस पे भी करेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर जो वर्कर ग्रुप है वो आपको तीनों सेगमेंट में मिलता है। आर्ली बेस पे काम करने वाले लोग भी हैं, डेली बेस पे काम करने वाले लोग भी हैं, मंथली बेस पे काम करने वाले भी लोग भी हैं। ठीक है, चलो seventh question, as per the code on wages the appropriate government shall review or revise minimum rate of wages ordinarily at an interval not exceeding। कम से कम कितने सालों के गैप के अंदर सरकार को मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, करना ही करना। वो कोड ने एक तरीके से सरकार के ऊपर लिमिटेशन लगा दी कि भाई इतने सालों में तो तुम करोगे ही, नहीं तो ऐसा ना हो ना सरकार करके भूल जाए एक बार कि हाँ चलो कर तो दी, अब 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कोई रिवीजन ही नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात हो रही है ना दोस्तों। तो मिनिमम वेज को तो रिवाइज करना पड़ेगा। अब यहां पर कितने सालों में करना है, आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 साल में। जैसे अगर आज सरकार ने 2023 में, मैं बोल दूं कि अगर मिनिमम वेज एक बार सेट कर दिया, उसके बाद सरकार को 23, 24, 25, 26, 27, 28 के अंदर तो जाकर के दोबारा रिवीजन करना ही पड़ेगा सरकार। अब ये जरूरी नहीं है कि 5 साल में ही करे, हो सकता है सरकार को 2 साल बाद ऐसा लगे कि नहीं यार करने की जरूरत है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, या 3 साल बाद लगे करने की जरूरत है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 5 साल से डिले नहीं करना। 8th क्वेश्चन, एज पर द कोड ऑन वेजेस 2019 हु अमंग द फॉलोइंग कैन फिक्स द फ्लोर वेजेस। फ्लोर वेजेस कौन फिक्स करता है, एक होता है मिनिमम वेज का कंसेप्ट, एक होता है फ्लोर वेज का कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिसको फ्लोर वेज का कंसेप्ट नहीं पता वो इसको आंसर कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर सबसे पहले देखते हैं इसका, फ्लोर वेज सेट कौन करता है। फ्लोर वेज सेट करता है जी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फ्लोर वेज होता क्या है, मैं आपको टेक्स्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको सीधी देसी भाषा में समझा देता हूं। मिनिमम वेज तो देखो जी, जो स्टेट लेवल की एंटरप्राइजेज हैं उसके लिए कौन सेट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट सेट करेगा मिनिमम वेज। ठीक है, अब किसी स्टेट में कोई मिनिमम वेज होगी, किसी स्टेट में कोई मिनिमम वेज होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि यार देश के अंदर एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो बने।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हम एक फ्लोर वेज सेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि हम एक 300 रुपए की फ्लोर वेज सेट कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम 300 रुपए एज अ फ्लोर वेज सेट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हो गया, जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फ्लोर वेज सेट कर दी, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट या जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपनी वेजेस सेट करेगी, मिनिमम वेजेस जो सेट करेगी, वो मिनिमम वेजेस इन फ्लोर वेजेस से कम नहीं हो सकती। या तो ये ज्यादा होनी चाहिए या ये इक्वल होनी चाहिए। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड दे दिया कि भाई मिनिमम वेज 300 रुपए होनी चाहिए रोज की। ठीक है, दिल्ली की मिनिमम वेज 300 रुपए होनी चाहिए। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको या तो 300 रखनी पड़ेगी अपनी मिनिमम वेज, या 300 से ज्यादा रखनी पड़ेगी। वो 300 से कम नहीं रख सकते। अब किसी स्टेट की, फॉर एग्जांपल जब इन्होंने फ्लोर वेज अनाउंस किया, उस स्टेट की मिनिमम वेज उस टाइम पर 250 रुपए थी। ठीक है, उस टाइम पर 250 रुपए थी। तो उस स्टेट गवर्नमेंट को अब इसको रिवाइज करना पड़ेगा, इसको 300 या 300 से ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि केंद्र सरकार की फ्लोर वेज कितनी है, 300 रुपए है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर, दूसरा पॉइंट क्या है कि फ्लोर वेज जो है अब सरकार ने 300 सेट कर दी। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया कि 300 सेट कर दी। किसी स्टेट गवर्नमेंट की इस फ्लोर वेज सेट होने से पहले जो वेज थी, मिनिमम वेज थी, वो 350 रुपए थी। ठीक है, पहले 350 थी, सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोला कि हम 300 सेट कर रहे हैं। अभी स्टेट गवर्नमेंट को लगा यार फ्लोर वेज तो 300 है, हमने बिना बात 350 रखी हुई है, हम भी इसको कम करके 300 पे ले आते हैं। ठीक है, हम भी इसको कम करके 300 पे ले आते हैं। आप कहोगे हाँ सर ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, पर कोड क्या बोलता है, कोड ऑन वेजेस क्या बोलता है कि ये ऐसा नहीं कर सकते। कोड ऑन वेजेस कहता है कि अगर पहले किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो मिनिमम वेजेस है वो फ्लोर वेज से ज्यादा थी, तो वो उसको फिर रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, वो उसको रिड्यूस भी नहीं कर सकते, इनको 350 ही रखनी पड़ेगी। इसको बढ़ा सकते हैं 350 से, पर 350 से कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारा फ्लोर वेजेस का फंडा है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेगा फ्लोर वेजेस। अब एक और क्वेश्चन देखो फ्लोर वेजेस से रिलेटेड ही। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फिक्स डिफरेंट फ्लोर वेजेस फॉर डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए अलग अलग फ्लोर वेजेस सेट कर सकता है। जैसे नॉर्थ के लिए अलग कर दी, साउथ के लिए, ईस्ट के लिए, वेस्ट के लिए अलग अलग कर देगा। Appropriate government can fix the minimum wages at a rate lower than floor wages। ये पॉइंट तो अब आपको पता चल जाना चाहिए करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप इजीली बता पाओगे। आपसे करेक्ट पूछा गया है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर सकता है डिफरेंट फ्लोर वेजेस डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेजेस एट अ रेट लोअर देन फ्लोर वेजेस। मैंने आपको क्या बताया, या तो फ्लोर वेजेस के इक्वल रखनी है या फ्लोर वेजेस से ज्यादा रखनी है। लोअर का तो सवाल ही नहीं होता, तो ये गलत हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली। ठीक है, ऑप्शन ए होगा दोस्तों इसका। आपसे करेक्ट पूछा है ना, ऑप्शन ए होगा, 1 ओनली। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ये आपका पूरे का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा फ्लोर वेजेस को, एंड डिफरेंट फ्लोर वेजेस डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से, कंसीडरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन। हर एरिया की सेम फ्लोर वेज नहीं रख सकते ना, हमारे यहाँ पर अलग अलग रीजन है, अलग अलग डेवलपमेंट है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर रही है वो फ्लोर वेजेस से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फ्लोर वेजेस से ज्यादा है तो उसको भी वो रिड्यूस नहीं कर सकते। फ्लोर वेज सेट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस ले सकता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की, और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी कंसल्ट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोर वेजेस। नाउ वी कम टू द होमवर्क क्वेश्चन गाइस, एंड दिस इज द क्वेश्चन जिसका आंसर आपने कमेंट में बताना है, और सोल्यूशन हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। एज पर द कोड ऑन वेजेस 2019, रेस्ट डे इज टू बी प्रोवाइडेड एवरी हाउ मेनी डेज, रेस्ट डे आपको प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है, सो ये इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों बताना है। With this we come to the end of this lecture guys, and we have this target UPSC EPFO 3 कोर्सेज हैं हमारे। जरूर इनको एक्सप्लोर करें, डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। वेरी बेनिफिशियल, टारगेटेड स्टडी के लिए, टारगेटेड प्लानिंग के लिए बहुत बढ़िया है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल की जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करती रहेगी लेक्चर्स के, कि हाँ भाई ये लेक्चर्स आए हैं। ओके, वो काफी हेल्पफुल आपके लिए हो जाता है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, एंड कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो दीज आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नंबर है, ईमेल है, आप कर सकते हैं। कमेंट के अंदर भी डेफिनेटली आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की लेक्चर में क्या मजा आया या क्या नहीं। कोई अगर कमी है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। सी या एंड टेक केयर।